लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के हवाले से आपको जानकारी दे दें कि हिमाचल और पंजाब का दौरा करेंगे पीएम मोदी। मंगलवार को बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे। हिमाचल में सैलाब मुतासरा इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, हवाई सर्वे करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कांगड़ा में हाई लेवल की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे पीएम। प्रधानमंत्री कांगड़ा में सैलाब मुतासरा लोगों और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र टीम से भी मिलेंगे और दोपहर तकरीबन 3 बजे पंजाब में हवाई सर्वे करेंगे पीएम। पंजाब के गुरदासपुर में अधिकारियों से बैठक करेंगे, समीक्षा बैठक होगी। वहीं गुरदासपुर में सैलाब मुतासरा लोगों के साथ और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र टीम से बातचीत करेंगे पीएम मोदी। तो 2 राज्यों का दौरा करने वाले हैं पीएम मोदी। एक तो पंजाब में भीषण तबाही हुई है सैलाब से, और सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की घटनाओं से हिमाचल प्रदेश भी इस वक्त ग्रसित है, और इसी दोनों राज्यों का हवाई सर्वे करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को पहुंचने वाले हैं और मंगल के रोज इन प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे पीएम मोदी। रणवीर हमारे साथ शिमला से जुड़ रहे हैं। रणवीर, 2 राज्यों का दौरा करने वाले हैं पीएम। एक तो पंजाब सैलाब की मार झेल रहा है और दूसरा सैलाब की वजह से भीषण तबाही हिमाचल प्रदेश में हो रही, इसका भी एरियल सर्वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने के लिए पहुंचेंगे। क्या वक्त बताया गया है दौरे के हवाले से, क्या कुछ जानकारी पीएम की? जी हाँ, देखिए अभी जो टेंटेटिव जो जानकारी निकल कर आई है, जो अभी आपने दर्शकों के साथ साझा की है सना, तो प्रधानमंत्री जो है करीब 1:30 बजे कांगड़ा एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और जानकारी तो यही है कि वहीं पर उच्च स्तरीय बैठक जो है प्रधानमंत्री करेंगे और राज्य सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और जो आला अधिकारी है वो पीएम के साथ बैठक में मौजूद रहेंगे और एक प्रेजेंटेशन भी जो आपदा पर जो हालात बने हुए हैं हिमाचल में, नुकसान किस तरह से हुआ है, उसकी एक जो है प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री देंगे और जो रिपोर्ट है अब तक के नुकसान का जो आंकलन राज्य सरकार की तरफ से किया गया है वो रिपोर्ट प्रधानमंत्री को दी जाएगी। और जानकारी तो ये भी निकल कर आई है कि जो हवाई सर्वेक्षण की बात निकल कर आई है, जो शुरुआती जानकारी न्यूज़ 18 के पास पहुंची है, मौसम पर निर्भर करेगा प्रधानमंत्री की जो उड़ान है, जो सर्वेक्षण है। और ये जानकारी निकल कर आई है कि पहले प्रधानमंत्री का जो है पठानकोट एयरबेस आने का कार्यक्रम है। अगर मौसम ने साथ दिया तो उसके बाद चंबा का हवाई सर्वेक्षण प्रधानमंत्री करेंगे और उसके बाद कुल्लू मनाली का हवाई सर्वेक्षण होगा और उसके बाद मंडी में जिस तरह की त्रासदी हुई है वहां पर हालातों का जायजा जो है प्रधानमंत्री हवाई सर्वेक्षण के जरिए लेंगे। ये जो है जानकारी शुरुआती तौर पर निकल कर आई है और इसमें किस तरह का बदलाव होता है ये थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि मौसम एक जो है बड़ी बाधा यहाँ पर बन सकता है। देखिए, प्रधानमंत्री का ये दौरा इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री जो है हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर कहते हैं और कई बार जो है प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश का जिक्र करते हैं, यहाँ पर प्रभावी भी रहे हैं और यहाँ किस तरह की परिस्थितियां हैं उसके बारे में जो है बखूबी प्रधानमंत्री जानते हैं। और हिमाचल प्रदेश की जिस तरह की आर्थिक स्थिति है तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि केंद्र सरकार की तरफ से कोई बड़ी मदद जो है हिमाचल प्रदेश की होगी। मुख्यमंत्री भी यहाँ से आज धर्मशाला के लिए रवाना हुए हैं, कल वो प्रधानमंत्री के साथ बैठक करेंगे और आज यहाँ पर मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि ये जो आपदा हिमाचल प्रदेश में आई है इसके लिए विशेष पैकेज की मांग की जाएगी। और हिमाचल प्रदेश में जो नुकसान हुआ है सना, वो अब तक का जो आंकलन है, जानी नुकसान जो है 370 लोगों का है और हिमाचल प्रदेश को 4122 करोड़ से ज्यादा का नुकसान जब पहुंचेंगे तो एरियल सर्वे में वो क्या कुछ देख पाते हैं, फिर उसके बाद जब समीक्षा बैठक होगी तो क्या कुछ जानकारी उन्हें दी जाती है हिमाचल प्रदेश के हवाले से। बहुत शुक्रिया रणवीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। और अब रुख करेंगे जम्मू कश्मीर की खबरों का। सबसे पहले बता दें आपको कि कुलगाम में एक आज एनकाउंटर हुआ है। कुलगाम के गुदर इलाके में सेना और आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर किए गए हैं। मारे गए आतंकियों में से एक की पहचान आमिर डार के तौर पर हुई है, जो जम्मू कश्मीर के ही शोपियां जिले का रहने वाला है और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा से जुड़ा हुआ था, जबकि दूसरे आतंकी की पहचान लश्कर-ए-तोयबा से जुड़े रहमान भाई के तौर पर हुई है। बताएं कि इस मुठभेड़ में सेना का एक JCO भी जख्मी हुआ है।
लश्कर तैयबा से जुड़ा था रहमान भाई, और इसके अलावा एक और जो आतंकी की जो शनाख्त हुई है वो मकामी है, लेकिन जो वो भी लश्कर तैयबा से ही संलिप्त था, मुलव्विस था। कुलगाम इनकाउंटर में 2 आतंकी आज ढेर किए गए हैं, और जब उस वक्त ये ऑपरेशन चल रहा था उस वक्त आप देख पा रहे हैं कितनी हाईटेक गाड़ियां जो हैं मौके पर पहुंचाई गई थी, और ये 2 मारे गए आतंकियों की तस्वीर है जो आपको दिखा रहे हैं। आतंकी आमिर डार ढेर किया गया है जो कि मकामी आतंकी बताया जा रहा है, और आतंकी रहमान भाई को भी ढेर किया गया है आज के इस एनकाउंटर में, और जो जिसकी तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। मारे गए दोनों आतंकियों की तस्वीर पहचान हो गई है, शनाख्त हो गई है। एक का नाम है आमिर डार और दूसरे का नाम है रहमान भाई, और दोनों की जो संलिप्तता है वो लश्कर तैयबा से। तो लश्कर तैयबा से जुड़ा था रहमान भाई, और इसके अलावा आतंकी आमिर डार जो कि मकामी आतंकी है, मकामी दहशतगर्द है, लेकिन ये भी लश्कर तैयबा से ही जुड़ा हुआ था। लश्कर तैयबा के लिए यहाँ जम्मू कश्मीर में बैठ के काम करता था। ये मकामी है, कहाँ का रहने वाला है आपको बताते हैं। आमिर डार जो कि जम्मू कश्मीर के शोपियाँ ज़िले का रहने वाला है, और शोपियाँ ज़िले से ही लश्कर तैयबा के इशारे पर काम करता था। और जो दूसरे आतंकी की पहचान हुई जिसे आज मार गिराया गया है फोर्सेस की तरफ से, जो कि एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, आतंकी रहमान भाई ढेर कर दिया गया है। गुदर कुलगाम एनकाउंटर अभी भी बदस्तूर जारी है, और हम आपको बताया कि आज सुबह सवेरे सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ पे इतला मिली थी कि मिलिटेंट छुपे हुए हैं। उसके फौरन बाद यहाँ पे मुहासरा हुआ और एक कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ, जिसमें 2 जो मिलिटेंट हैं अभी तक मारे गए हैं, जबकि फौज का एक जेसीओ इसमें जख्मी हुआ है। और अभी कुल मिलाकर ये एनकाउंटर अभी भी बदस्तूर जारी है। अभी 2 बॉडीज जो मिलिटेंट्स की है वो रिकवर की गई है। अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है बदस्तूर इस घने जंगल में। आज दिन भर सर्च ऑपरेशन जारी रहा, फायरिंग का तबादला जारी रहा, और इस बीच हम आपको बताएं कि एक बहुत बड़ा चैलेंज जो ये था कि बारिशों का सिलसिला भी बदस्तूर जारी रहा, और बारिशों के बीचों बीच और इस जंगलाती इलाके को मद्देनजर रखते हुए जिस तरह से फौज ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है, अभी तक उसकी जितनी भी जो है वो सफलता के लिहाज से सताइश की जा रही है। तो यकीनी तौर पे हम ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन और ये एक अहम सफलता जो मिली है सिक्योरिटी फोर्सेस को। 2 मिलिटेंट अभी तक इसमें मारे गए हैं और फौज का एक जेसीओ जो है इसमें जख्मी हो गया है। अभी भी गुदर कुलगाम के इन जंगलाती इलाकों में मुहासरा जारी है, सर्च ऑपरेशन जारी है। इनकाउंटर जो है वो अभी भी बदस्तूर जारी है और अभी इख्तिताम पजीर नहीं हुआ है। फिलहाल हमारे पास जो ये तफसीलात पहुंची है, देर गए हम ये तफसीलात आप तक पहुंचा रहे हैं कि अभी तक ये एनकाउंटर जारी है। 2 इसमें मिलिटेंट मारे गए हैं, जबकि फौज का एक जेसीओ इसमें जख्मी हो गया है। कुल मिलाकर एनकाउंटर अभी ये कह सकते हैं ये अभी इख्तिताम नहीं हुआ है। अलबत्ता फौज, सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हुई है। इस जंगलाती इलाके का मुहासरा बदस्तूर जारी है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, गुदर कुलगाम। आगे बढ़ेंगे। हजरत बल दरगाह में हुई तोड़फोड़ के मामले में एनसी नेता तनवीर सादिक और रुकने असेंबली तनवीर सादिक ने आरोपियों पर दर्ज मुकदमे को खत्म करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई की बजाय आरोपियों की काउंसलिंग की जाए और वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष सदर दरख्शां इंदिराबी चेयरपर्सन दरख्शां इंदिराबी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। आपको बताएं कि बीते जुमे को हजरत बल में शिलापट पर लगे नेशनल एम्बलम को लोगों ने नुकसान पहुंचाया था, जिसके बाद इस मामले में पुलिस ने अब तक 26 लोगों को गिरफ्तार किया है या हिरासत में लिया है। पुलिस की कार्रवाई जारी है, जिसके बाद रुकने असेंबली तनवीर सादिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने आरोपियों को लेकर ये मांग की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन तनवीर सादिक हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से एफआईआर दर्ज हुई और आपने डिमांड की थी कि जो वक्फ बोर्ड के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी उस एफआईआर में बुक किया जाए, अभी तक क्या तफासिल है? देखिए, मुझे लगता है जो एफआईआर हुआ है उसमें पहले वीसी साहिबा को भी बुलाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो जुर्म है वो उनने किया है, मिसयूज़ किया स्टेट जो नेशनल एम्बलम है उनको उसको मिसयूज़ किया, और ये क्लियर वायलेशन है हमारे एक्ट के खिलाफ। न सिर्फ उतना किया, एम्बलम को मिसयूज़ किया, क्योंकि उसके
पास कोई भी ताकत नहीं है उसको इस्तेमाल करने की, नंबर 1। नंबर 2, जो यहाँ विशिएट किया है एटमॉस्फेयर, जो तफरुकात उठाया है, उसके ऊपर भी पुलिस को उनके खिलाफ केस करना चाहिए। और जो हमारे जो वहाँ लोग हैं, देखिए एक स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स था और मुझे लगता है पुलिस को उनको प्यार से काउंसलिंग करके उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो हुआ वो होना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि वो रिलीजियस सेंटिमेंट ब्रेक हुआ तो उस हड़बड़ी में बहुत कुछ हुआ जिसको हम कंडेम करते हैं। मगर बेहतर ये होगा कि उन लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से बात करें, लेकिन क्योंकि वीसी साहिबा ने जानबूझ के किसी मकसद से ये किया, उनको जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस कार्रवाई करनी चाहिए और उनको इमीडिएटली डिसमिसल करना चाहिए। वही हमें एलजी साहब से मांग। आपके लीडरान का कहना है कि बीजेपी इस मुद्दे को एनकैश करने की कोशिश करेगी बिहार पोल। अफसोस है अगर वो ये करेंगे, और ये इसका मतलब है अगर ये एनकैश करेंगे तो इसका मतलब है ये एक प्लान है। अगर वीसी साहिबा को आप नहीं हटा रहे हैं तो इसका मतलब है ये प्री प्लान्ड था, क्योंकि जो वीसी साहिबा ने किया वो बहुत गलत किया, वो हर एक तरीके से सोशली, मॉरली, रिलीजियसली गलत है। और जम्मू के एनसी मुख्यालय में दिवंगत शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी समेत कई नेता, कई लीडरान मौजूद रहे। इस दौरान डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने हजरत बल तनाजे पर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शा इंदराबी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दरख्शा इंदराबी की तरफ से नेशनल एम्बलम और अपने नाम वाली नेम प्लेट तख्ती लगाना गलत है। साथ ही साथ मजहबी मकामात को किसी भी तरह की सियासत से दूर रखा जाना चाहिए, उन्होंने कहा। वहीं उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि दहशतगर्द का कोई अंत नहीं, जैसा कि बीजेपी दावा कर रही है। देखिए, जब भगवान राम जी का मंदिर बना या दुनिया में या देश में जहाँ भी, चाहे मंदिर बने, चाहे गुरुद्वारे बने, या मस्जिद बने, आज तक कभी रवायत नहीं रही कि वहाँ पे कोई स्टोन कोई या कोई पत्थर कोई लीडर लगाएगा। ये पहली दफ़ा हुआ है कि बीजेपी के एक अनपढ़ नेता, जिसको ना सियासत का पता, ना धर्म का पता, ना उसको भाईचारे का पता, उसने एक ऐसा किया है जो जिस पे आज रिलीजियस लीडर जो हैं वो अपने बयान दे रहे हैं, और मैं नहीं समझता कि उस पर मुझे बयान देना चाहिए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि हर पॉलिटिकल पार्टी को इस मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों से, इन जियारतों से दूर रहना चाहिए। सियासत करने के और बड़ी जगह हैं, खाली इन चीज़ों पे अगर आप सियासत नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर इन जगहों पे जाना है तो उस भगवान, उस अल्लाह को, उस वाहिगुरु को नाम लें, ना कि वहाँ पे जाके सियासत। विधायक और पूर्व रुकने पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने दरगाह हजरत बल में नेशनल एम्बलम तोड़े जाने की वाक़े पर रद्दमल का इजहार किया है। मसूदी ने कहा है कि कानून अपना काम करेगा, लेकिन नेशनल एम्बलम को दरगाह के अहाते में रखना रूल्स का उल्लंघन था। उन्होंने इस वाक़े को तशद्दुद को भड़काने की साजिश के तौर पर करार दिया और कहा कि बरसरे इक़्तिदार दल इसका फ़ायदा उठाएगा। मसूदी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी विधायक जल्द ही जम्मू कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर एक आंतरिक समिति गठित करने की मांग करेंगे, जो सभी हालात की जांच करेगा। और उन्होंने दरगाह हजरत बल के पुनर्निर्माण परियोजना में कथित गड़बड़ियों की गहन जाँच की भी मांग की। साथ मौजूद है एमएलए रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी। साहब, खैर मकदम में आप। देखिए, पहली बात यह है कि आईन और कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि किसी मजहबी मुकाम पर ये स्टेट एम्बलम का इस्तेमाल हो। और जो पहले गैर कानूनी अमल किया वो तो इन्हीं वॉइस चेयर में ने किया, जो वहाँ पर एक मजहबी मुकाम हुई। ये क्या बात हुई जब सारे हिंदुस्तान में किसी भी मजहबी मुकाम पर, वो गुरुद्वारा हो, कलीसा हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, कहीं पर भी इसका इस्तेमाल नहीं होता है। ये इसलिए क्योंकि आइन इसकी इजाज़त नहीं देता है। आइन किसी मज़हब को एंडोर्स करने की इजाज़त नहीं देता है, और हमारा एक सेकुलर मुल्क है। तो पहले इन्होंने ही गलती की, और इसका क्या मंशा था? क्या उनको ये जहन में था कि ये इश्तिहार वाली जो बात है इससे मुश्तइल होंगे और फिर आप उसका फ़ायदा ये कहीं और उठाएंगे, जैसा कि इनका मामूल रहा है। देखिए, विभाजन की राजनीति इन्हीं की रही, तकसीम की राजनीति इन्हीं की, एक दूसरे के साथ लड़ाना उन्हीं का मामूल रहा। तो जाहिर सी बात है यहाँ भी ये करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जहाँ भी शेर कश्मीर ने 1968 में ये तामीर की और घर घर जाकर चंदा करके किया, और उसके बाद उन्होंने कभी अपनी तकसीम नहीं लगाई। बिल्कुल, ये थे रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी, जो मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात कर रहे थे। और जिस तरह से हमने देखा कि जो दरगाह हजरत बल में नेशनल एम्बलम के साथ फील्डिंग की गई, तो उस मुद्दे को अब जो है लगातार सियासी मुद्दा बनाने की जो कोशिशें हैं वो भी की जा रही है। और दूसरी तरफ से जितनी भी पार्टीज़ है तो वो अपना एक जवाब जो है वो इस हवाले से ठहरा रही है। वहीब खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए सिनर से मुदस्सर कादरी। वहीं
वहीं जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने हजरत बल दरगाह तनाज़े पर दरख्शन दराबी पर सवाल उठाते हुए कहा कि दरगाह के पत्थर पर नाम लिखवाने की क्या जरूरत थी, जबकि शेर कश्मीर ने हजरत बल दरगाह की स्थापना की थी और उन्होंने कभी पत्थर पर अपना नाम नहीं लगाया। वजह से ये हुआ उसका हमें समझा दीजिए, क्या जरूरत पड़ी थी ये पत्थर लगाने की। आज 8 सितंबर है, आज शेर कश्मीर जो है वो 1982 में वफात पा गए थे। ये हजरत बल मस्जिद जो है दरगाह ये उन्होंने कायम की थी, जो इसका आज का जो इसका जो आज का जो स्ट्रक्चर है, लेकिन कहीं पे उन्होंने उस तक पत्थर नहीं लगाया, कहीं पे अपना नाम नहीं लगाया। इसको लगाने की जरूरत नहीं थी। सर महराज मुल्क को अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया। मुझे इसके बारे में मैं आज आपसे सुन रहा हूँ, मुझे नहीं पता था इसके बारे में, मैं मालूम कर रहा हूँ। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। आपने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के बारे में तो सुना ही होगा। आइए इसे अपनाने वालों से सुनते हैं इस योजना से लगने वाले सोलर प्लांट्स उन्हें किस तरह से फायदा पहुंचा रहे हैं। नाव अब्दुल हमीद रथर, बहुत बसान क्रालपोर। गो अगस्त 2024 पे तिमो कोर ये इंस्टॉल, बिजली बिलन मज गई कमी, स्पेशली ये समर सीजनस मज कमी। मे 300 या 400 या 500 पे भरन ज़्यादा को ज़्यादा। बह बिजली ती इस्तेमाल करान ठीक पे। ये बह 1500 बिल या 2000 बिल भरान, 2000 पेट ते मे गसान, तो मगर तथ बह भरान 300 400 या 500। तो बे वन टाइम सेटलमेंट असल रिकमेंड, स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू एवरी हाउस होल्ड ऑफ द कश्मीर वैली। नाव गुलाम रसूल भट, रोजान शाह हमदान कॉलोनी नाइकबाग। लोग यह सिस्टम 18 मार्च 2015 3 किलोवाट। अमे बालो कि मतलब यूनिटन मज आई कमी, मतलब वारिया फर्क आई अमे कि मतलब उतना गसान फीस वो गसान कम, वारिया फर्क आई। यह मतलब इत कि मतलब अमिक यूनिट कंज्यूम गसान, मतलब तम ये ग्रिडस मज, तो अमे वारिया फर्क। बे ब्या चीज कि मतलब अगर ये आसो यूनिट रोजन सेव, तम लगन वंदस मज बकान। यह पे 1,64,000, मे बासान 94,000 आए वापस, 94,000 आए वापस। सिस्टम ठीक। बहुत बाकी लुकन तक अपील यसान पन एनर्जी बचान, यह लागू ठीक सोलर सिस्टम। फैब में हमने ये सोलर लगाया तो हमारी बिल बहुत आ रही थी 5-6 हज़ार की। फिर जब ये लगाया तो हमारा 5 kV है ये, तब से बिल बहुत कम आ रही है और हम अच्छा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो लगभग 4 महीने हो गए। हमें मोबाइल एप्लीकेशन से पता चलता है कि हमारा ये कितना बच जाता है, कितनी कंजप्शन होती है, कितना मतलब स्पेयर रहता है, तो वो हमें मोबाइल एप्लीकेशन से पता चल जाता है। सोलर से हमारा बहुत फ़ायदा हो गया। हम लोगों को भी बोलेंगे कि आप सोलर लगाएं तो इसका फ़ायदा उठाएं। घर पे सोलर प्लांट लगवाने का क्या प्रोसेस है? कंज्यूमर को सिंपल सा एक प्रोसेस है, उसको ऑनलाइन जाना है पीएम सूर्यघर की वेबसाइट पे, वहाँ पे रजिस्टर करना है और अपनी बिल की एक कॉपी, अच्छी सी क्लियर कॉपी PDF कॉपी एक अपलोड करनी है। वेंडर उसको चूज़ करना है। नाउ जैसे आपने वेंडर को चूज़ किया फिर उसके बाद एग्रीमेंट अपलोड होता है। वंस द एग्रीमेंट इज अपलोडेड देन द वेंडर हैज टू इंस्टॉल द RTS। इट इज़ अ होल ऑनलाइन प्रोसेस, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी गुजारिश है कि इसका अभी फ़ायदा उठाएं। ये स्कीम लिमिटेड है मार्च 2027 तक। हर खबर तक पहुंचने के लिए, बेबाक सवाल पूछने के लिए, हर चुनाव की महा कवरेज के लिए, सबसे पहले और भरोसेमंद नतीजों के लिए, रिपोर्टर के सबसे बड़े नेटवर्क के लिए। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने नगरोटा के जगती माइग्रेंट कैंप का दौरा किया और बाढ़ और बारिश से प्रभावित कश्मीरी माइग्रेंट्स की समस्याओं को देखा और फ्लैट्स की छतों में दरारें और पेयजल संकट
को गंभीर बताया और मरकजी सरकार के पास इन मुद्दों को उठाने का भी यकीन दहानी कराई, आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की रिपोर्ट में भी इन बातों को शामिल किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कश्मीरी पंडितों के बाज़ाबादकारी पर सरकार की तरफ से जो कोशिशें की जा रही उसका जिक्र करते हुए पुनर्वास योजना को, बाज़ाबादकारी जो स्कीम है उसको सफल कामयाब बनाने का भरोसा दिलाया। भारी बारिश के कारण यहाँ पे नुकसान हुआ, विशेषकर जम्मू प्रांत में अनेक जगहों पे मकान ढह गए, एग्रीकल्चर लैंड तबाह हो गई, स्ट्रक्चर्स डैमेज हुए। तो उसी कड़ी में हम यहाँ पे माइग्रेंट कैंप जगती में भी देखने आए थे। यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनकी क्या वस्तुस्थिति है, इसी को असेसमेंट करने के लिए हम यहाँ पे आए। और मेरे साथ रिलीफ कमिश्नर करमानी साहब भी यहाँ पे साथ थे। लोगों से मिलना हुआ, लोग काफी परेशान हैं, पीड़ित लोग हैं। इनके जो यहाँ पे जो छोटे छोटे क्वार्टर्स दिए हैं उन क्वार्टर्स में भी काफी परेशानियां हैं। पानी की प्रॉब्लम है, वाटर लॉगिंग है और पानी छत से टपक रहा है, ये सारी प्रॉब्लम्स है। हम चूंकि एक व्यापक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं भारत सरकार के लिए, उसमें डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं कि जो माइग्रेंट कैंप जगती की प्रॉब्लम्स है उसमें भी डाल के इनके लिए भी उचित जो हमें सहायता करनी चाहिए वो हम करेंगे। देखिए मैं इस एंड पे हूँ, मैं एक जस्ट मीडिएशन का काम कर सकता हूँ। मेरे हाथ में मेरे कोई प्रेरोगेटिव में कोई इसी वक्त कोई डिसीजन नहीं है। मैं इनका दुख दर्द राइट जगह पे पहुंचा के इनके लिए जो उचित सहायता है वो करवाऊंगा। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है डॉक्टर निर्मला सीतारमन, उनके साथ भी वो बैठ के वो सारा डिस्कस करेंगे और जो भी पैकेज जम्मू को मिलेगी उसमें ये सारा जगती का भी जो यहाँ पे जो नुकसान हुआ है कश्मीरी हिंदुओं का यहाँ पर या किसी और कैंप में, वो सब को इंक्लूड किया जाएगा, जो सुनील शर्मा जी ने खुद आश्वस्त किया है। इन जगती के सारे फ्लैट्स को रेनोवेट करने की जरूरत है। हम वापस जाएंगे, हमारा वहां पर पुनः रिहैबिलिटेशन होगा। इसीलिए आज हमारे एलओपी आदरणीय सुनील शर्मा जी यहाँ आए थे। एक एक चीज की रिपोर्ट बनेगी, हमसे भी साझा की जाएगी और हम समाज के साथ भी साझा करेंगे। दिल्ली पहुंचे एनवायरमेंटलिस्ट और समाजी कारकुन सोनम वांगचुक ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा कि लोकतंत्र के लिए वो 100 बार भी दिल्ली आएंगे। उन्होंने बताया कि 10 सितंबर से आंदोलन को दोबारा शुरू किया जाएगा और सभी धर्मों के लोग लेह में प्रार्थना करेंगे ताकि सत्ताधारी लोगों को सद्बुद्धि मिले। वांगचुक ने कहा कि छठी अनुसूची और लोकतंत्र बहाली पर अभी तक कोई गंभीर बातचीत नहीं हुई है। साथ ही उन्होंने हिमालयन इंस्टीट्यूट की जमीन की लीज कैंसिल करने पर भी सवाल उठाए। वांगचुक ने शांतिपूर्ण आंदोलन का आश्वासन देते हुए कहा है कि चुनाव के समय झूठे वादे अस्वीकार हैं और इसका नुकसान बीजेपी को होगा। देश और लद्दाख के पर्यावरण की चिंता करने वाले सोनम वांगचुक जी हमारे साथ हैं। जिस तरीके से अभी तक कोई प्रोग्रेस होती दिखाई नहीं दे रही है, कोई बातचीत का कोई शेड्यूल नहीं आया है, तो आप इस स्थिति को कैसे देखते हैं? कुछ और मांग नहीं कर रहे हैं, बातचीत ही मांग रहे हैं। तो ये अभी सुस्त पड़ा है, मगर क्योंकि अभी ये वो वक्त है जब लद्दाख की आवाम अपना हक मांगे, क्योंकि जमहूरियत में जब चुनाव आते हैं इंतखाब, तब लोगों की पास वो मौका होता है कि वो अपने लीडर से अपने हकों की मांग करें। और ये कोई नया हक नहीं है, वो जो वादा किया गया था 2020 में और 19 में, अब पूरा करने का वक्त आया, क्योंकि अब 5 साल भी ख़त्म हुए और उसके बाद तो फिर नया सिलसिला शुरू होगा। तो ये ख़ात्मे से पहले लोग फैसला सुनना चाहते हैं कि आपने जो वादा किया, जो लिखा हुआ है, पहला बिंदु है, उस पर क्या कर रहे हैं। मगर यही बदकिस्मती है कि जो असली मुद्दा है, असली मुद्दा उसे अभी तक रोका गया था। ये तो तीसरा और सबसे कम अहमियत का, अर्जेंट ज़रूर था मगर छोटा था, वो उसको 4 साल लग गए। अब 2 जो सबसे बड़े हैं, जमहूरियत का और जो महफूजात हैं, सेफगार्ड्स हैं 6 शेड्यूल का, वो जो कि ख़ास है, उस पे तो बात शुरू भी नहीं हुई है। और हमारे पास ले दे के 1.5 महीना है जिसमें कि फ़ैसला होना चाहिए। उसके बाद तो चुनाव के नतीजे बंद हो जाएंगे, तो आवाम उससे पहले ये फ़ैसला दुरुस्त करना चाहते हैं। अब लोग बेसब्र हो रहे हैं। लद्दाख में युवा जो नेता हैं वो कह रहे हैं ये गांधी का रास्ता नहीं चलेगा। मुझे कभी डर लगता है वो क्या न कर बैठे, मगर ऐसी बातें चलनी शुरू हो चुकी हैं। तो ये शांति के रास्ते के सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमें पता है नॉर्थ ईस्ट में
जो आर्म्ड मिलिटेंट्स हैं उनकी तो बात सुनी जाती है, उनको तो टेबल पे बैठ के बात करते हैं। अब लद्दाख में शांति की बात करने वाले को हम नहीं लेने आने देंगे मीटिंग में, कह रहे हैं, तो ये हद है। क्या आप दोबारा फिर दिल्ली आएंगे जिस तरह पहले आए थे? ऐसा तो कोई प्लान मंसूबा अभी नहीं है कि वैसे ही पैदल आएंगे। ज़रूरत पड़े तो मैंने कहा है मैं 10 बार आऊँगा, अगर मेरी दर्द उठाने की काबिलियत की बात हो तो मैं ज़रूर, मगर तरीके और भी हैं। लोगों को जो वादे किए हैं उसका कद्र होना चाहिए, वरना जमहूरियत पर लोगों का यकीन हट जाएगा कि आप चुनाव में कहते हैं मैं चांद दूंगा, सितारे दूंगा, तो वोट का मतलब ही तब है कि आपने जो वादा किया वो पूरा करें, नहीं तो इससे एक बहुत गलत एक मिसाल शुरू हो जाएगी कि आप कुछ भी कह दो और फिर आगे चल जाता है। तो ये तो किसी कारोबार में नहीं चलता है। तो फिर चुनाव तो देश चलाने के जो चुनाव है उसमें सब कुछ चल जाए, उसके बाद छोटे छोटे कारोबारों में आप कहते हैं वादा निभाना होगा, नहीं तो कोर्ट आपको ये अंजाम देगी, ये फैसला होगा। जो सरकार, जो देश को चलाने के जो बुनियाद है उस पे ये ना लागू हो तो फिर मजाक बन गया देश का और जमहूरियत का। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। फिलहाल